अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अली बाबा का सरफेस देख लिया, इंटरनली देख लिया कि अली बाबा किस तरह का होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखा दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने सप्लायर से कांटेक्ट किस तरीके से करना है। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई बताने वाली बात है, सप्लायर से कांटेक्ट व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वीचैट पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब आप काम कर रहे होते हैं, आप सोर्सिंग के लिए प्राइसिंग ले रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं होता। उसके अप्रोप्रिएट कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसके लिए असूल होते हैं कि आपने किस तरीके से रब्ता करना है सप्लायर से। उस पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि हम सप्लायर से कांटेक्ट, हमारे पास एक टैब आ रहा होता है कांटेक्ट सप्लायर का, और एक होता है ऑर्डर नाउ का। ऑर्डर नाउ या प्लेस ऑर्डर पे हम नहीं जाएंगे, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं है, हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट जब सोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं हम उससे थोड़ा सा अलग करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक पिलो बेच रहा है और उसके अंदर फिलिंग है 600 ग्राम्स की। हो सकता है हम जो पिलो बेचने जाएं, हम कहते हैं जी हम उसकी फिलिंग रखेंगे 700 ग्राम्स। अब जब हम 700 रखेंगे तो हम सप्लायर को पहले बताएंगे कि हमें 600 वाला नहीं चाहिए, हमें 700 वाला चाहिए। तो उसके साथ जब बात करनी होगी, पहले हमें अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट की डिटेल बतानी होगी, तो हम उससे कांटेक्ट करेंगे या लाइव चैट करेंगे। अच्छा, लाइव चैट पे भी हम लोग कम जाते हैं। उसकी रीज़न ये है पाकिस्तान और चाइना का टाइम डिफरेंस। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही मिलता है सामान और हम सिर्फ चाइना से ही लेते हैं। हम किसी भी और कंट्री से ले सकते हैं, लेकिन रूटीन में नॉर्मली 70, 80, 90% सोर्सिंग हम चाइना से करते हैं। तो क्योंकि वहाँ का और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पे और टाइम है, वहाँ पे और है, तो लाइव चैट पे वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए हम कॉन्टैक्ट सप्लायर का मेथड ही यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ लेनी है तो उससे पहले आपने जिस बंदे से लेनी है या जो थर्ड पार्टी है उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि जी मुझे इस रिक्वायरमेंट के इस प्राइस रेंज में ये चीज़ चाहिए। अब ये भी होता है, आप सप्लायर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी ये आप $5 का दे रहे हैं पिलो, लेकिन मुझे $4 में चाहिए, तो मुझे बताएं आप मुझे कैसे देंगे। तो सप्लायर आपको बता देगा जी ठीक है, अगर नॉर्मल फिलिंग 500 ग्राम है आप 450 ग्राम करवा लें। अगर उसके ऊपर जो कवर है वो 100% कॉटन है तो आप 80% कॉटन करवा लें, 20% आप पॉलिस्टर करवा लें, तो फिर आपको ये $4 में या 4.5 में मिल जाएगा। तो आपने सप्लायर से कांटेक्ट करके उसे अपनी जब रिक्वायरमेंट बतानी है तो आपने कांटेक्ट सप्लायर का टैब यूज़ करना। आइए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम होता कैसे। अब हम अली बाबा पे आ गए और हमने एग्जांपल ले ली ना पिलो की, कि हम पिलो खरीदने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिलो लिख के हमने एंटर किया, तो इसने हमें ये डिटेल्स दे दी कुछ सप्लायर्स की। अच्छा, पहला ही सप्लायर जो हमारे पास आ रहा है, क्या मैं इससे कांटेक्ट करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पास ये सिर्फ एक जेम आ रहा है। हमने क्या सीखा था कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए, तब हम उस सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। तो इस सप्लायर को हम छोड़ देते हैं, हम नीचे चले जाते हैं। नीचे फिर एक आ रहा है, हम और नीचे चले जाते हैं। चलें जी, हमें मिल गया जी 4 जेम्स वाला सप्लायर मिल गया, और ये वेरीफाइड भी है और 2 साल से ज़्यादा भी इसको हो गए हैं। ठीक है, अब हम इससे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर और चैट नाउ, जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टैब्स आ रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें कांटेक्ट सप्लायर पे और इससे रब्ता कर लें, और बेहतर होगा कि हम लोग डायरेक्टली इसके लिंक पे चले जाएंगे। ये जो भी फैक्ट्री है, हमने इनके लिंक पे क्लिक किया, हमारे पास एक नया टैब खुल गया। अब इस टैब पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कांटेक्ट सप्लायर की और चैट नाउ की। और जो एक और चीज़ बताई थी, हमने रिस्पॉन्स टाइम चेक करना है, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका लेस देन 6 आवर्स है, ये हमारे सामने आ रहा है। और प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया था, जो 5 असूल बताए थे, 5 टिप्स जो बताई थी, उसमें 5वीं ये है, प्रोटेक्शन भी आ रही है, ट्रेड एश्योरेंस। इसका मतलब है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करता है सप्लायर, हम इससे रब्ता कर सकते हैं। अब इससे रब्ता करने का क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है, हम कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली हम जब भी सोर्सिंग कर रहे होंगे हम कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाएंगे। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम डिफरेंस होता है, तो हम चैट नाउ पे नहीं जाएंगे। सिर्फ चाइना की बात नहीं है, हो सकता है आपका सप्लायर अमेरिका से हो सकता है यूके से हो, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सप्लायर किसी भी कंट्री से हो सकता है। तो टाइम डिफरेंस की वजह से आपको चैट नाउ की ऑप्शन पे हो सकता है बाज़ दफ़ा वो अवेलेबल ना हो, तो हम हमेशा इस पे जाएंगे। और हमें वो बता भी रहा है कि लेस देन 6 आवर्स में ये लोग रिप्लाई भी कर देते हैं। तो जब हमें रिप्लाई आ जाता है 6 घंटे में, तो कोई मसले की बात नहीं, हम लाइव चैट को भी इग्नोर करते हैं। हमने क्लिक किया कॉन्टैक्ट सप्लायर पे, हमारे पास ये एक नया टैब आ गया नीचे।
यहाँ पे आप टाइप करेंगे जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने मल्टीपल इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिलो की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी पिलो में 3 कैटेगरीज हैं, एक में कम फिलिंग है, एक में मीडियम फिलिंग है, एक में एक्स्ट्रा फिलिंग है। तो आप उससे यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे तीनों की प्राइस दें कि अगर मैं 500 ग्राम फिलिंग में जाता हूँ तो मुझे आप कितने का पिलो देंगे, 600 ग्राम्स में जाता हूँ तो कितने का पिलो देंगे, 700 ग्राम्स में जाता हूँ तो कितने का पिलो देंगे। यहाँ पे आपने जो लिखना है वो डिपेंड कर रहा होगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पिलो कितने का है, 500 ग्राम कितने का है, आपकी प्रोडक्ट ग्लास है, आप ये देखें जी हाफिज अहमद ने तो बताया था जी यहाँ पे ये लिखना है तो आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने खुद लिखना है। अच्छा, इसमें लिखने में एक चीज़ में आप रिलैक्स रहें। अगर आप में से किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, मैटर नहीं करती हैं, इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है इस काम के अंदर, स्किल्स मैटर करती हैं। तो आप यहाँ पे अगर कोई आपसे ग्रामर की मिस्टेक भी हो जाएगी, स्पेलिंग गलत भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। पहला काम तो आप लोग ये करेंगे कि आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लेंगे, आप वहाँ से या ग्रामरली या कोई भी और ऐसी ऐप यूज़ कर लेंगे कि आपकी ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक वो ठीक कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो यहाँ पे लिखेंगे। ऐड अटैचमेंट की हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ऐड अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे जहाँ भी आपने अपनी कोई फाइल रखी है सिस्टम में वो उठा के अटैच कर देंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप ओपन करेंगे और आके सेंड इंक्वायरी नाउ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सवाल ये है कि जी अटैचमेंट क्यों लगानी है? इसलिए लगानी है कि आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिनकी आपको पिक्चर भी भेजनी होगी कि जी मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे इसकी सोर्सिंग चाहिए, मटेरियल मुझे ये चाहिए, पैकेजिंग ये चाहिए, साइज ये चाहिए, लेकिन पिक्चर ये है। तो हर प्रोडक्ट ऐसी नहीं होगी कि आप बगैर पिक्चर के सिर्फ बातों में उससे प्राइस लेंगे, वो कहेंगे जी आप हमें पिक्चर भी दिखाएं, तो आप वो फाइल अपने यहाँ पे अटैच कर दें जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी। अब आपने यहाँ पे लिखना क्या है कि हम अगली वीडियोस में सीखेंगे, जब हमारा टॉपिक आएगा कि हम RFQ या टर्म्स पे भी आपने परेशान नहीं होना, सारी टर्म्स भी आपको बताई जाएंगी और इन पे जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको बताया जाएगा आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो आपने हर प्रोडक्ट के लिए लिखनी है और कहाँ पे उसको कस्टमाइज करना है, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखना है। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। चलें जी, आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है और ये पूरा कोर्स ही इसी तरह है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है तो बस ये सोच लीजिएगा कि 2 या 3 दफ़ा जब आप उस टॉपिक को गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही आसान काम है। ये कितना इजी काम था, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक किया और जाकर सप्लायर से हमने बातचीत कर ली, सेंड इंक्वायरी के बटन पे क्लिक किया और उससे हमने अपनी इंक्वायरी भेज दी। उसके बाद हमें उसका रिप्लाई आ जाएगा। कहाँ आएगा रिप्लाई, मैसेजेस कहाँ पे होंगे, डिटेल में ये काम कैसे होगा, अगली वीडियो में सीखें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि हमने जो कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है वो किस तरीके से करनी, यानी जिसे हमने कहा था RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अच्छा, पहली बात ये कि जी RFQ है क्या? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये है कि जब भी आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है होलसेल में, आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि आप अलग अलग शॉप पे जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि मुझे आप ये चीज़ कितने में देंगे, और एक है आपके पास कि आप एक ही मैसेज एक ही दफ़ा में 100, 200, 300 लोगों को भेज देते हैं और फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको खुद बताते हैं जी मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे दूंगा, मैं इतने में दे दूंगा, मैं इतने में दे दूंगा। इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको जिस का मैसेज आएगा आपको मैनुअली जाके वो चेक करना पड़ेगा कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, 2 साल से पुराना है, मिनिमम 3 जेम्स हैं, रिस्पॉन्स रेट और वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ वो आपको अलग अलग देखनी पड़ेंगी। लेकिन एक हिसाब से ये भी है कि आप सिर्फ एक ही दफ़ा करेंगे और आपको बहुत से लोग खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे कि जी मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे दूंगा। तो इसकी एक नॉर्मल सी एग्जांपल है कि आप लाहौर के अंदर किसी एरिया में कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है कि आप हर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना एक इश्तिहार बना के हर प्रॉपर्टी डीलर को भिजवा देंगे, बस उससे बात नहीं करेंगे और वो खुद आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे रब्ता करेंगे, जिसके पास वो ऑप्शन होगी।
क्योंकि जो हम RFQ भेजेंगे उसमें हम अपना बजट भी लिखेंगे, अपनी प्रोडक्ट हर चीज़ लिखेंगे। हो सकता है आधे लोग आपसे रब्ता ही ना करें, वो कहें जी इनका बजट कम है, इस बजट में मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे नहीं दे सकता, वो आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा। तो एक ऑप्शन तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी कि आप पिलो की हमने एग्जाम्पल ले रही, और एक ये RFQ है कि ये कैसे सेंड होता है। आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। चलें जी, मैंने आपको बता दिया इस बारे में RFQ क्या होता है, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसी तरह अलीबाबा पे आ गए। अच्छा, पहले जब मैंने यहाँ पे पिलो लिखा था तो मैंने पिलो लिख के बस एंटर कर दिया था। क्यों एंटर कर दिया था? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पे गया था। अभी मैं यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करूँगा। जब आप RFQ के लिए जाएंगे तो आप सप्लायर करके फिर पिलो या जो भी प्रोडक्ट है वो लिख के आप एंटर कर देंगे या सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब उसके पास ये देखें, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये यहाँ पे 1 रिक्वेस्ट मल्टीपल कोड्स, यानी आप एक रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन आपको बहुत से लोग राब्ता कर लेंगे आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। हमने इस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक नया टैब खुल गया जिस पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है सबमिट RFQ। सबमिट RFQ की हमारे पास ऑप्शन आ रही है और ये नीचे वैसे आ रहा है कि पास 90 डेज का डाटा, RFQs कितने सेंड हुए, इंडस्ट्रीज क्या आती है, एक्टिव सप्लायर्स, कंट्रीज, रीजन, एवरेज कोटेशन ड्यूरेशन, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है। हमने सिंपली सबमिट RFQ पे क्लिक कर दिया और अब ये कह रहे हैं जी प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन दें आप। तो हम कर देते हैं जी, हम कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट का नेम पिलो है। वो कहते हैं जी कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी हम आ गए और हमने ये सजेशन आ रही है लेकिन मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे होम एंड किचन में या होम टेक्सटाइल्स में। होम टेक्सटाइल आ गया। ये कैटेगरी आपको पता चल जाएगी जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, तो हंटिंग में आप कैटेगरी फाइनल करते हैं अपनी, और आपको आइडिया भी हो जाता है ना कि अगर जब आप 2-3 दफ़े इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा पिलो है तो वो बेडिंग की कैटेगरी है, ज़ाहिर है बेडरूम से रिलेटेड है पिलो। अगर फ़र्ज़ करें आप बात करते हैं किसी आउटडोर प्रोडक्ट की, तो जिस तरह फुटबॉल आ जाता है तो फुटबॉल आपको पता है कि स्पोर्ट्स में आ जाएगा। आउटडोर की बात करें तो गार्डनिंग की जो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो आउटडोर में आती हैं, गार्डनिंग में आती हैं, वो आप वहाँ से देख लेंगे। तो हम यहाँ पे होम टेक्सटाइल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आगे फिर ऑप्शन दे रहा है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आ गया पिलोज एंड कुशन। अच्छा, अब ये सब कैटेगरी क्या है? अगेन मैं आपको शॉर्ट से एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है लाहौर में। अब लाहौर के अंदर डिफरेंट टाउन्स हैं, तो लाहौर मेन कैटेगरी होगी, फिर डिफरेंट टाउन्स जो है वो उसकी सब कैटेगरी होगी। तो इसी तरह सब कैटेगरीज हो सकती हैं किसी भी चीज़ की। पिलोज एंड कुशन में आने के बाद हमने कहा जी ये बेड पिलोज, ये हमारी कैटेगरी होगी प्रोडक्ट की। हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब उससे हमसे पूछा जी सोर्सिंग की आपकी टाइप क्या है, आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट है, नॉन कस्टमाइज है। हमने हमेशा करना है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट है, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड, जब आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमेशा कस्टमाइज होगी। आप उसको अपने हिसाब से बनाएंगे। आप फिलिंग ज़्यादा करेंगे, फिलिंग कम करेंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, कभी आप क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे, जो मार्केट में बिक रहा है हम उस हिसाब से। ये सब हंटिंग के अंदर आप लोग सीख चुके हैं। तो अब सोर्सिंग के अंदर आपने सिंपली इसी पे क्लिक करना है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है, यानी उसमें कोई ना कोई चेंजिंग है। अच्छा, कस्टमाइज पे आपने क्लिक कर लिया। अब वो पूछ रहा है जी क्या चीज़ कस्टमाइज है। एक है फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रिंक है, अब आपने वही ड्रिंक बनाया, आपने कहा जी इसमें सिर्फ कस्टमाइज ये है कि ऊपर लोगो मेरा लगाना है आपने। एक है आप कहते हैं ये असेंबलिंग में ही कस्टमाइजेशन है कि अगर एक ड्रिंक के अंदर फिलिंग 250 ml है, आप कहते हैं जी मेरे ड्रिंक में फिलिंग 300 ml होगी, तो अब ये कस्टमाइजेशन ही आ गया ना। पैकिंग चेंज हो जाएगी, उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, 250 ml और चीज़ है, 300 ml और चीज़ है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम कहते हैं जी कस्टमाइज लोगो है। जी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कस्टमाइज लोगो पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम आ जाते हैं जी सोर्सिंग पर्पस। वो पूछ रहा है कि आपको किस लिए चाहिए ये प्रोडक्ट। हम कहते हैं जी हमें रिटेल के लिए चाहिए, कि हम होलसेल में लेंगे और हम आके इसको रिटेल में बेचेंगे। हमने इसको अमेज़ॉन पर बेचना है या वॉलमार्ट पर या पाकिस्तान में दराज पर या ईबे पर या इट्सी पर, कहीं भी किसी भी मार्केट प्लेस में बेचना है। आपने होलसेल में लेना है और रिटेल में बेचना है, तो आप कहेंगे जी मुझे रिटेल में चाहिए प्रोडक्ट। वो कह रहे जी आप क्वांटिटी बता दें। हम कहते हैं जी 100 है जी क्वांटिटी हमारी। आगे वो पूछता है पीसेस के
एक बैग के अंदर कितने पीसेस होंगे या बॉक्स में कितने होंगे, आप उसको बताएंगे मुझे ये बॉक्स पैकिंग में चाहिए या बैग की सूरत में चाहिए या किसी भी और, ये आपके पास इस पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। हम कहते हैं जी हमें ये बॉक्सेस की शेप में चाहिए कि बॉक्स के अंदर हमें टोटल ये क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, ट्रेड टर्म्स जो है ये काफ़ी सारी आ रही हैं, इसको हम किसी और वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ 3 पे बात करेंगे, FOB पे, EXW पे और DDP पे। बाकी जो आ रही है वो आप छोड़ दें, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं है। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो चीज़ हमसे रेलेवेंट नहीं है हम बिला वजह उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस चीज़ का आपको ज़ीरो बेनिफिट है वो हम नहीं सीखेंगे, वो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। हम इस कोर्स में सिर्फ वो चीज़ सीखेंगे जो हमारे काम आनी है। तो प्राइस हम 3 तरह की लेते हैं, FOB, EXW और DDP। ये हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि FOB क्या है, EXW क्या है और DDP क्या है। हम कहते हैं जी नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि हम DDP लेते हैं जी प्राइस। तो हम यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे हमें यकीनन DDP की ऑप्शन मिलेगी। ये DDP आ गई हमारे पास, हमने DDP ले ली। अच्छा, वो कह रहे जी आपका मैक्सिमम बजट क्या है। हम कहते हैं जी मैक्सिमम बजट ना, अगर हम 100 पिलोज लेते हैं तो हमारा लेस देन $1000 है जी। या आगे USD आ रहा है या कोई भी करेंसी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, जिस भी करेंसी में आप करना चाह रहे हैं, लेकिन US डॉलर में ही आपको करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने US डॉलर सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे वो डिटेल्स पूछ रहे हैं हमसे। अब डिटेल्स आ रहा है हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। अगर पिलो है तो मैं यहाँ पे डिटेल लिख दूंगा कि आई नीड 100 पिलोज विद 500 GSM फिलिंग। ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल विकेट्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए जो विकेट्स यूज होती हैं, मूवेबल विकेट्स, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो बाय करना चाह रहे हैं, तो आप उसे बताएंगे जी वुड वर्क अच्छा होना चाहिए, जो लकड़ी की हैं वो बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए। अगर आप स्टील में ले रहे हैं तो उस पर किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे आप अटैच कर देंगे जो भी उससे रिलेटेड, अगर आपके कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिससे कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपको, अगर कोई फूड की प्रोडक्ट है, कोई मेडिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे अपना वो डॉक्यूमेंट लगा देंगे या अपनी पिक्चर्स यहाँ पे, आप अपनी पिक्चर नहीं, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब ये नीचे आ रहा है जी शिपिंग मेथड भी हमारे पास आ रहा है। शिपिंग एंड पेमेंट के शिपिंग मेथड आपने कौन सा यूज़ करना है, आपने बाय एयर प्रोडक्ट लेनी है, बाय सी लेनी है, या लैंड, यानी लैंड ट्रेड से मुराद ये है कि अगर कोई चाइना से फॉर एग्जांपल आपने हांगकांग लेके जाना है तो आप कहते हैं जी हमें बाय रोड भिजवा दें, तो वो आपको इस सारी कैलकुलेशन, क्योंकि आप DDP प्राइस ले रहे हैं, ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि DDP क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि आपको किस मेथड के थ्रू अपने प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं जी हमें एयर फ्रेट चाहिए जी, बाय एयर हमें भिजवा दें। वो कह रहा है जी डेस्टिनेशन आपकी, कि आपको डेस्टिनेशन से मुराद है किस कंट्री में चाहिए आपको प्रोडक्ट, UK में चाहिए, USA में, हम कहते हैं जी दुबई में चाहिए हमें। वो कहते हैं जी आपको किस पोर्ट पे चाहिए सामान। अब ये आपको डिटेल गूगल से मिलेगी किसी भी कंट्री की, कि UK में कितनी पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक लिवरपूल है जी पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बहरी जहाज़ आके रुकते हैं और जहाँ पे सामान वगैरह मिलता है। जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो कराची पोर्ट है, ज़ाहिर है जहाँ समंदर होगा वहीं पोर्ट होगी। अब कराची पोर्ट से सामान निकलेगा तो आपने अगर पाकिस्तान में सामान मंगवाना है, आपकी डेस्टिनेशन एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान है, तो आप कहेंगे जी कराची पोर्ट। अगर UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, तो उसमें डिफरेंट पोर्ट्स हैं, अबू धाबी है, दुबई है, जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से अपनी पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसको बता देंगे, जो नियरेस्ट होगी अमेजोन के वेयर हाउस से। जब आप ये शिपिंग में आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि जब आप शिपिंग लेबल क्रिएट करते हैं तो अमेजोन आपको कहता है कि मेरे इस वेयर हाउस पे सामान भिजवा दें। अब अगर वो वेयर हाउस दुबई के अंदर है तो आप चूज़ करेंगे दुबई पोर्ट, कि वहाँ से करीब पड़े और कंटेनर की कॉस्ट हमें आगे कम आनी चाहिए। अगर आप दुबई पोर्ट चूज़ करते हैं, जाना अबू धाबी में है आपका सामान अमेजोन के वेयर हाउस में, तो आपको कॉस्ट पोर्ट के बाद आगे ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, लीड टाइम होता है कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने टाइम में मिलनी चाहिए, यानी आप लीड टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी 21 डेज़ या 28 डेज़। और लीड टाइम आपका स्टार्ट कब होता है, जब आप इनिशियल पेमेंट सप्लायर को कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना लीड टाइम दे दिया जी 21 डेज़ दे दिया जी हमने। पोर्ट भी हमने एग्जांपल ले ली तो हम यहाँ पे दुबई लिख देते हैं। पेमेंट मेथड कि आप वाया बैंक TT लगवाते हैं या आप वेस्टर्न यूनियन करते हैं, मनीग्राम करते हैं, ये पेमेंट के डिफरेंट तरीके हैं।
आप ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। ये हम पेमेंट्स के अंदर प्रॉपर चीज़ें सीखेंगे। यहाँ से आपने पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब जब आपने सबमिट पे क्लिक किया तो ये बहुत से सप्लायर्स के पास इंफॉर्मेशन चली गई कि एक बंदा है जिसको पिलोस चाहिए, इतने पिलोस चाहिए, ये उसका बजट है। अब वो आपको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, वो जो आपको रिप्लाई करेंगे वो आपके पास कहाँ पे आ रहे होंगे? वो ये जब आप अली बाबा पे जाते हैं, मेन जो आपका अकाउंट है अली बाबा का, वो आप सीख गए हैं कि अकाउंट कहाँ से बनता है, तो ये मैसेजेस का टैब आ रहा है। जो बंदा आपको कोई भी उसका रिप्लाई करेगा तो वो आपको यहाँ मैसेजेस के टैब में शो होगा। ये देखें, जिस तरह मैसेंजर में आपको शो होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है ना, जिसका भी मैसेज आता है वो आपको मैसेंजर में शो हो रहा है। जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है, डिफरेंट आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो हर किसी का अलग अलग मैसेज, जहाँ भी ये देखें ये अलग अलग शो हो रहा है। हम जिस पे क्लिक करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हम उसको देखेंगे और ये नीचे ऑप्शन आ रही है प्लीज़ टाइप योर मैसेज। यहाँ पे हम उसको जो भी रिप्लाई करना है, जिस तरह नॉर्मल फेसबुक मैसेंजर पे आप लोग रिप्लाई करते हैं, यहाँ आप उसको उस तरीके से रिप्लाई कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है। ट्रेड एश्योरेंस अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो फ़र्ज़ करें आपके किसी बंदे से कोई डील हो रही है। अब आपको नहीं पता कि जिससे आपकी डील हो रही है वो कौन है, कैसा है, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर लेगा, तो आप किसी बंदे को दरमियान में एज आ गारंटर रख लेते हैं कि जी इस बंदे की गारंटी होगी। अब वो बंदा कौन होता है? वो बंदा ऐसा होता है जिसकी कोई मार्केट में वर्थ होती है, जिसका कोई सोसाइटी में नाम होता है। इसी तरह ट्रेड एश्योरेंस अली बाबा पे होती है। अब अली बाबा क्या करता है, वो आपको कहता है जी अगर आप ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि अगर कोई मसला हुआ तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ट्रेड एश्योरेंस काम कैसे करती है? इसमें होता यह है कि आपसे पेमेंट ले ली जाती है, लेकिन अली बाबा सप्लायर को पेमेंट नहीं देता, अपने पास होल्ड कर लेता है। जब आपको सामान मिल जाता है तो तब उसकी पेमेंट रिलीज होती है, और ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट की चीज़ है। अच्छा, लोग ट्रेड एश्योरेंस क्यों नहीं करते? फिर इसलिए नहीं करते, कुछ लोग नहीं करते जो कि बहुत गलत करते हैं और उसमें उनके सारे पैसे भी डूब जाते हैं। वो ये करते हैं, वो कहते हैं जी ट्रेड एश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, 3% या 4% हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी हम क्यों पे करें, हम ये अपने पैसे बचा लेते हैं। उस बचाने का नुकसान ये होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप किसी भी सूरत क्लेम नहीं कर सकते। अगर ट्रेड एश्योरेंस नहीं है तो अली बाबा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता आपके पैसों की, इसलिए ट्रेड एश्योरेंस बिल्कुल लाजमी है। अच्छा, अब उसमें यह है कि अली बाबा की मर्जी है। कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं कि फिर उनका ट्रस्ट लेवल बन जाता है अली बाबा के साथ, बहुत पुराने हो जाते हैं, मिलियंस में उनका बिजनेस हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिव्यूज इतने अच्छे हो जाते हैं कि अली बाबा कहते हैं कि ठीक है आप पेमेंट अभी ले लें, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपसे वापस मांगेंगे, आप वापस कर दीजिएगा। ये हमारा मसला नहीं है। अली बाबा चाहे हमसे लेके उनको फौरन पैसे दे दे, चाहे अपने पास होल्ड करे, जब तक हमें सामान मिल नहीं जाता हमें इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने ट्रेड एश्योरेंस ली हुई है। हमें पैसे देने का जिम्मेदार अली बाबा है अगर कोई मसला आता है तो। ये सेम केस अमेजोन में होता है। अमेजोन पे जब आप एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं तो अमेजोन आपको पेमेंट करता है एवरी 14 डेज। 14 डेज के बाद क्यों पेमेंट करता है कि जितने ऑर्डर्स आपके पास 14 दिन में आए हैं वो आपके बायर को मिल जाए, उसका फीडबैक आ जाए कि उसे मिला भी है, नहीं मिला, गलत मिला है, किसी को रिफंड करना है, तो अमेजोन आपके पैसे रोक के रखता है। लेकिन एक टाइम आता है आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, आपका ट्रस्ट लेवल बन जाता है, अमेजोन कहता है कि आप जब चाहें अपने पैसे ले लें। अगर आज मेरी सेल $10,000 की हुई है और मेरे अकाउंट में $10,000 शो हो रहा है तो अमेजोन कहता है ठीक है आप 10,000 लेना चाह रहे हैं, आप सारे पैसे ले लें, हालांकि अभी आपने ऑर्डर शिप नहीं किए हैं। अमेजोन को ये भी खतरा हो सकता है कि अगर आपने ना शिप किए, लेकिन अमेजोन को भी पता है कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप कर जाते हैं तो अमेजोन फिर भी बायर को पे करता है, अमेजोन जिम्मेदारी लेता है। अमेजोन कहता है कि अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा कोई मसला नहीं, मैं पे करूंगा। लेकिन अमेजोन आपको भी फैसिलिटेट कर रहा है कि ये पुराना सेलर हो गया है, इस पे इतना ट्रस्ट लेवल बनता है कि अगर ये ऑर्डर कोई भी बेच चुका है तो ये पैसे आज ले ले और कोई मसला नहीं, ऑर्डर 4 दिन के बाद कस्टमर को मिल जाएगा। सेम केस अली बाबा पे होता है।
अलीबाबा भी यही करता है कि वो आपसे पैसे ले लेता है और जब जो लोग पुराने हो जाते हैं उनको फ़ौरन पे कर देता है, और जो नए होते हैं उनके पैसे रोक के रखता है कि जब ऑर्डर्स मिल जाएंगे मैं तब आपको दूंगा। लेकिन हमने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि सप्लायर 2 साल पुराना है या 10 साल, मिनिमम 2 साल होना चाहिए जो हमारा क्राइटेरिया है। अब आपने देख लिया कि सप्लायर के पास ट्रेड एश्योरेंस है, अगर नहीं है तो हम ऐसे सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस ही नहीं करेंगे। ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है। आपको कुछ भी हो जाए, कितने भी आपके पैसे बच रहे हों, आपको बेनिफिट हो रहा हो, ऑर्डर जल्दी मिल रहा हो, एक्स्ट्रा फेवर्स मिल रही हों, फ्री में यूनिट्स मिल रहे हों, शिपिंग में पैसे बच रहे हों, हमने ऑर्डर प्लेस नहीं करना ऐसे बंदे के साथ जो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट नहीं लेता या जो हमें ट्रेड एश्योरेंस ऑफर नहीं करता। हाँ, दूसरा हल आपके पास क्या है? पेपाल। पेपाल इटसेल्फ गारंटर है, बीच में वो खुद गारंटी ले रहा है। तो अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो तब आपको ट्रेड एश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपाल के थ्रू पेमेंट करने का मतलब ही यही है कि अगर कोई मसला आया तो आप पेपाल को क्लेम करेंगे। पेपाल भी फीस चार्ज करता है ना, 4% या 5% पेपाल आपसे परसेंटेज चार्ज कर रहा है, या आपके सप्लायर से चार्ज कर रहा है, या दोनों से चार्ज कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा होता है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो पेपाल भी आप यही समझें कि ट्रेड एश्योरेंस है, लेकिन जब ट्रेड एश्योरेंस का लफ्ज़ आ जाता है तो ये अलीबाबा की हो जाती है। लेकिन जब हम पेपाल के थ्रू कर रहे हैं तो गारंटी हमें फिर भी मिल रही है, लेकिन अब ये गारंटी हमें पेपाल दे रहा है। पेपाल एक पेमेंट मेथड है ना, आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक किया होता है, वहां से उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं पेपाल से गुजार के। तो अब पेपाल ने उसमें जिम्मेदारी ले ली है, जी अगर मसला होगा तो मैं रिफंड करूंगा। कोई भी मसला होगा, आपके ऑर्डर में कोई मसला आ गया है, आपको प्रोडक्ट पूरी नहीं मिली, क्वालिटी में इशू आ गया है, डिलेज हो गए हैं, आप कहते हैं जी डिले मुझे तो इस डेट को मिलना था, इससे लेट हो गया, आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट में तय होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आप सप्लायर के साथ कर रहे हैं तो उसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उससे सारी चीज़ें तय हो जाएं कि जी मुझे इतने दिन में सामान मिलेगा, अगर इससे लेट होगा तो आप मुझे 5% या 10%, अगर एक हफ्ता लेट है 5% आप मुझे रिफंड करेंगे, 2 हफ्ते लेट है 10% करेंगे, 1 महीना लेट है 20% करेंगे, 2 महीने से ऊपर हो गया तो मैं ऑर्डर लूँगा ही नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए, मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट उसके बाद नहीं चलेगी, फिर मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लें, मुझे 100% रिफंड देंगे। ये सारी चीज़ें आपने अपने सप्लायर से तय करनी है, जो कि वेरी करती हैं सप्लायर टू सप्लायर भी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी। लेकिन ट्रेड एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि शिपिंग मेथड्स क्या होते हैं और इनको टर्म्स क्या होती हैं। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि ये इन अल्फाज का मतलब क्या है। शिपिंग मेथड का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने सप्लायर से ख़रीदनी है वो आपको किस तरीके से भेजेगा, इसको हम कहते हैं ये शिपिंग मेथड्स हैं। किस तरीके से भेजने का मतलब है वो आपको समंदर के रास्ते भेजेगा या एयरप्लेन के थ्रू भेजेगा, बाय एयर आपके पास प्रोडक्ट आएगी या बाय रोड आएगी। और इनको टर्म्स होती हैं कुछ इंटरनेशनल, ऐसी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं कि वो टर्म यूज़ करने से अगला बंदा समझ जाता है कि आपकी बात का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमें DDP प्राइस चाहिए। DDP का मतलब है कि डिलीवर ड्यूटी पेड। इससे हमें गर्ज नहीं है कि इससे क्या बनता है, आपको इसका मतलब आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, लाहौर में, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और आपने सप्लायर को बताया मुझे DDP प्राइस चाहिए। सप्लायर को पता चल गया कि आपके DDP बोलने का मतलब ये है कि आप जहां रहते हैं आपके घर में या आपके वेयर हाउस में आपको सामान चाहिए। आपने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि आप कोई एजेंट हायर करें और फैक्ट्री से वो सामान उठाए, फिर वो आपका बहरी जहाज़ पे रखे और फिर यहाँ पे आए, अलग अलग 2-3 बंदे हायर करें। आप कहते हैं मुझे DDP चाहिए। तो इनको टर्म, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं जिससे बात अगले को आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शिपिंग मेथड्स। शिपिंग मेथड्स मेनली इसमें हम 3 या 4 यूज़ करते हैं, मेनली तो 3 है, एयर शिपिंग, सी शिपिंग और कुरियर। और बाय रोड भी हो सकता है, लेकिन बाय रोड बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम नॉर्मली अमेज़ॉन के बिज़नेस की बात करें तो हम अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं। सामान 99% केसेस में चाइना से ले रहे हैं, तो बाय रोड तो नहीं लेते हम, वो तो बाय सी आएगा या बाय एयर आएगा। या कोरियर, कोरियर का मतलब ये होता है कि अगर आपके थोड़े यूनिट्स हैं,
आप कहते हैं जी ये आप मुझे बाय कोरियर भिजवा दें। अब कोरियर में अगरचे फिर दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं जी, आपको कौन सा कोरियर चाहिए, बाय एयर या बाय सी। लेकिन कुछ केसेस में होता है जी कोरियर आपको टाइम देता है कि 10 दिन में मिलेगा। अब वो 10 दिन में चाहे बाय सी लेके या बाय एयर लेके, वो उसका मसला है, आपका मसला नहीं। लेकिन आपको नॉर्मली आइडिया तो हो जाता है कि 10 दिन में बाय सी तो नहीं मिल सकता चाइना से यूके में, वो तो ऑफ कोर्स बाय एयर ही आएगा। तो आपके पास मेथड्स हो जाते हैं बाय एयर और बाय सी के। अगर हम कोरियर को भी साइड पे कर दें, अब हमारे पास दो बच गए। बाय एयर आपको पता है जी जहाज़ पे आएगा सामान, लेकिन किस पे, हवाई जहाज़ पे। और बाय सी का मतलब है कि बहरी जहाज़ पे आएगा, शिप पे सामान आएगा आपके पास। अब इसमें फ़र्क क्या है? ऑफ कोर्स जब बाय सी आएगा तो आपके पैसे कम लगेंगे, बाय एयर आएगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बाय एयर के चार्जेस हमेशा ज़्यादा होता है कि सामान जल्दी पहुँच रहा है आपके पास, और जो एयरप्लेन होता है उसमें जगह कम होती है। अब जगह कम है, सामान जितना आएगा तो सामान के पर केजी रेट उसका ज़्यादा होता है। शिप बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो स्लो भी चलते हैं, और बहुत बड़ा शिप होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेनर्स आ जाते हैं, तो फिर प्राइस पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है। तो आप लोग अब ये चूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी। आप देखते हैं कि जी मैं ग्लास बेचने जा रहा हूँ और ये ग्लास मुझे कॉस्ट कर रहा है $5 का, लेकिन $5 का तब मुझे कॉस्ट कर रहा है अगर ये बाय सी आएगा। अगर ये बाय एयर आएगा तो आप कहते हैं जी बाय एयर आएगा ये तो मुझे $6 का कॉस्ट करेगा, मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो हम इसको बाय सी ऑर्डर करेंगे। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि हम इधर से आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है हमारी दुकान पे सामान ख़त्म होने वाला है, हम कहते हैं जी आज अगर हमारी दुकान पे सामान ख़त्म हो जाता है, जो भी बायर आएगा वो वापस चला जाएगा, तो वो दोबारा हमारी शॉप पे नहीं आएगा, वो कहेगा इनके पास सामान होता ही नहीं है। आप सप्लायर को कहेंगे जी मुझे 500 यूनिट बाय एयर भेज दो और 5000 यूनिट बाय सी भेज दो, कि बाय एयर आके अभी मेरे वो बिक रहे होंगे, तो जब तक वो बिकेंगे बाय सी वाला सामान मेरे पास पहुंच जाएगा। या कुछ लाइट वेट आइटम है, आप कहते हैं बिल्कुल ही लाइट वेट है, ये हमें बाय एयर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट नहीं कर रही, हम बाय एयर ले लेंगे। लेकिन नॉर्मली बाय सी जाएंगे। और कुछ केसेस में जब आउट ऑफ स्टॉक जा रहे होंगे या जल्दी लॉन्च करना है, या जब आपने री ऑर्डर किया हुआ है, ऑलरेडी बिक रहे हैं, री ऑर्डर किया और आपको कुछ यूनिट्स जल्दी चाहिए, तो कुछ बाय एयर आ जाएंगे, कुछ बाय सी आ जाएंगे। ये दो शिपिंग मेथड्स हैं। अब आ जाते हैं जी इनको टर्म्स पे। इनको टर्म्स हमने मेनली 3 अपने जहन में रखनी है, FOB, DDP और EXW, एक्सबर्ग प्राइसेस। अच्छा जी, एक्सबर्ग प्राइस आपकी वो होती है कि अगर आपको एक फैक्ट्री कहती है जी मैं आपको $3 में एक ग्लास बना के देता हूँ, फैक्ट्री वाला आपको कहता है जी $3 में एक ग्लास मिलेगा, लेकिन ये ग्लास आपके बना के मैं अपनी फैक्ट्री में रख दूंगा, यहाँ से उठाने आपने खुद है। अब आप एक थर्ड पार्टी एजेंट हायर करते हैं, वो वहाँ से जाता है, सामान उठाता है, कंटेनर में रखता है, पोर्ट पे लेके आता है, वहाँ से शिप में डालता है और आपके पास यूके पहुँच जाता है या US से पहुँच जाता है। ये होती है एक्सबर्ग प्राइस, कि फैक्ट्री वाले को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका सामान कौन उठाएगा, कब पहुँचेगा, कब नहीं, उसने रेडी करके अपने पास रख दिया। जब आपने उसको फुल पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट से पहले इंस्पेक्शन याद रखनी है, इंस्पेक्शन करवा ली, फुल पेमेंट कर दी, अब आपने अपना सामान खुद उठवाना है, तो ये है एक्सबर्ग प्राइस। अच्छा, आप उसे कहते हैं जी नहीं ऐसा करें कि आप मुझे एटलीस्ट पोर्ट तक तो सामान दे दें, यानी अगर आपका सप्लायर शंघाई में है, चाइना में, और उसकी शंघाई एक बहुत बड़ा शहर है, अब आप उसे कहते हैं जी ठीक है आप जहाँ भी हैं मुझे शंघाई पोर्ट पे दे दें सामान, वो आपको कहते हैं जी पोर्ट पे अगर मैं दूंगा तो मैं $3.10 चार्ज करूंगा, 10 सेंट में ऊपर चार्ज करूंगा। आप कहते हैं ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक नया बंदा ढूंढूं जो वहां से उठाए और लेके जाए, उसको भी तो मैंने पे करना है, तो बेहतर है भाई आप ही मुझे दे दें FOB। तो जब वो बंदा आपको अपने शहर की या अपने मुल्क की पोर्ट पे दे रहा है तो वो FOB है, दूसरे मुल्क की पोर्ट पे नहीं। अगर आप चाइना से सामान ले रहे हैं और आप कहते हैं मुझे यूके पोर्ट पे दे दो, ये FOB नहीं है। FOB ये है कि आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे दे दो, अपने मुल्क में, जिस मुल्क से आप सामान खरीद रहे हैं उस मुल्क की किसी भी पोर्ट पे दे दो, जो भी आपका रेट तय हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे ये FOB प्राइस है। एक प्राइस आ जाती है फिर DDP। आप कहते हैं जी क्या मैं एक एजेंट हायर करूंगा, उसे कहूँगा जी शिप पे क्या रेट लोगे, कब यूके पहुंचेगा, US से पहुंचेगा, कैसे रिलीज होगा। आप उसे कहते हैं जी फैक्ट्री वाले को जी ये काम भी आप ही करें, एजेंट आप ही हायर करें, मैंने नहीं हायर करना, मुझे नहीं पता मुझे अगला बंदा कैसा मिलेगा, क्या होगा। और जब सामान फैक्ट्री से निकल गया, थर्ड पार्टी के पास चला गया, एजेंट के पास, और फैक्ट्री वाले से आपने एक्सबर्ग लिया था या FOB लिया था, FOB मिल गया, अब सामान लेट हो गया, नहीं पहुंचा, तो आप सप्लायर को कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उससे तय ही हुआ था FOB या एक्सबर्ग प्राइस।
अब एक्सवर्क्स आपने ले ली तो सप्लायर जिम्मेदार नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा डीडीपी प्राइस लेनी है, ताकि जब तक आपका सामान आपके वेयर हाउस पे या आपके घर पे नहीं पहुंच जाता, सप्लायर के सर पे तलवार लटकती रहे। सप्लायर को पता हो कि अगर इस बंदे का सामान टाइम पे नहीं पहुंचा या लेट हो गया या ख़राब हो गया, कोई मसला हो गया, तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने डीडीपी प्राइस लेनी है। हाँ, कुछ केसेस में आप वर्किंग कर सकते हैं कि अगर आपको किसी एजेंट के थ्रू कम पैसे पड़ रहे हैं तो फिर वहाँ पे फिर इंश्योरेंस करवाएं, सामान की गारंटी हो सामान की, क्योंकि फिर सप्लायर जिम्मेदार नहीं है। एक और होती है DDU, यानी हमने ये जिक्र किया कि या तो फैक्ट्री के अंदर से सामान उठा लें आप, EXW हो गया, या आप अगर शंघाई से सामान ले रहे हैं तो उस पोर्ट पे, शंघाई की पोर्ट पे सामान ले रहे हैं तो FOB हो गया, और अगर आप अपने मुल्क में जहां आपको सामान चाहिए अपने घर पे ले रहे हैं तो DDP हो गया। लेकिन अगर आप अपने मुल्क की पोर्ट पे सामान ले रहे हैं तो ये DDU हो गया। यानी आपने लाहौर में सामान मंगवाना है, आपने सप्लायर से कहा जी मुझे DDU दे दें। DDU का मतलब ये होगा कि FOB नहीं, FOB से आगे, यानी उसकी जिम्मेदारी है आपके मुल्क में अगर कराची पोर्ट है तो कराची पोर्ट पे सामान दे दें, ये है DDU। आप उसे कहते हैं जी आप मुझे कराची पोर्ट पे दे दें, आगे क्लियर मैं खुद करवा लूँगा, तो ये DDU है। लेकिन अगर आप कहते हैं DDP तो उसका मतलब है कि कराची पोर्ट के आने के बाद क्लियरेंस भी आपके सप्लायर की जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान में उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी न किसी और एजेंट के साथ, उससे वो राब्ता करके आपका सामान क्लियर करवा के आपको देगा। बेहतर है कि हमेशा DDP प्राइस पे जाएं या चलें DDU पे चले जाएं, लेकिन FOB नहीं जाना चाहिए। जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। और एक्सवर्क पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे फैक्ट्री से सामान निकलेगा उसकी जिम्मेदारी खत्म। कोई मसला है, कुछ है, वो कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। टर्म्स भी आपको पता चल गई, शिपिंग मेथड्स भी आपको पता चल गए कि जब भी आपने सोर्सिंग में जाना है आपको शिपिंग मेथड्स बाय एयर और बाय सी का पता होना चाहिए, और इनको टर्म्स का पता होना चाहिए कि आपको DDP चाहिए, DDU चाहिए, FOB चाहिए या एक्सवर्क्स यानी EXW चाहिए।